Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. जैसा आप सभी को पता है, हम हर बार द हिंदू न्यूज़पेपर का बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं ताकि हमारे आने वाले प्रीलिम्स या मेंस के एग्जामिनेशंस में कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं आए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़. देखिए, पहला आर्टिकल एडिटोरियल पेज से लिया गया है. हालांकि आप सभी को पता है हम डेली एडिशन में यहाँ पर बात करते हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज अगर आपके में कोई पेज नंबर कहीं आगे पीछे हो तो. चलिए, बात की जा रही है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल की, जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है. देखिए, अगर आज की डेट में भी हम देखें तो आज़ादी के 75 साल बाद भी आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में एक सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो है विमेन का उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वो यहाँ पर नहीं देखने मिलता है. केवल 14% या उससे कम महिलाएं ही आपको कहाँ पर देखने मिलेंगी, पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिलेंगी, राज्यसभा या लोकसभा में देखने के लिए मिलेंगी. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय आ गया है जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, आज़ादी के अमृतकाल के बारे में बात करते हैं, एक न्यू इंडिया की बात करते हैं कि हमें विमेंस के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए. उनका जो एक्सक्लूजन हो रखा है पॉलिटिक्स से, उसे यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है और एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लाना चाहिए. जैसा आर्टिकल में आगे बात की जा रही है कि अगर हम विमेंस की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो विमेंस ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इंडिया की हिस्ट्री में. चाहे इंडिपेंडेंस इंडिया की बात कर लीजिए, सत्याग्रह मूवमेंट की बात कर लीजिए, सॉल्ट मार्च की बात कर लीजिए, या रैलीज निकालने की बात कर लीजिए, लोगों को अवेयर करने की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर एंड नंबर ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिलता है. आज से ही अगर हम एक दशक पहले की बात करें तो 3 ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट जिनकी हम बात करेंगे, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ये स्पॉटलाइट में रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो विमेंस चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर इन्हें लीड करती हुई नज़र आ रही थी. उसी तरीके से द ग्रेट सुषमा स्वराज जो कि ऑपोजिशन में रही इन दी लोकसभा, सोनिया गांधी जिन्होंने बोथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी या चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यहाँ पर दिखाया. उसी के अलावा अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो पहली विमेन प्रेसिडेंट महामहिम प्रतिभा पाटिल, और आज की डेट में आपको पता है हमारे पास हमारी अगेन दी लेडी प्रेसिडेंट आपको देखने मिलेंगी. तो इस सब के होते हुए भी, इतनी इन्फ्लुएंशियल विमेंस इंडियन पॉलिटिक्स में होते हुए भी आप देखेंगे 1980 से आज का समय ऐसा है कि जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिलाने की बात की जा रही है या महिलाओं के जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है वो यहाँ पर ना के बराबर है. सो यहीं पर बात की जा रही है. अगर आप 1955 के टाइम का पीरियड देखेंगे जब गवर्नमेंट अपॉइंट कमेटी रिकमेंड किया था कि 10% जो सीट है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो केवल और केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर आपको रिजर्व करनी होंगी, तभी आप उनका एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. उसी के बाद जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया फॉर विमेन इन 1988, इसने रिकमेंड करा कि भाई महिलाओं के लिए आपको एटलीस्ट 30% रिजर्वेशन यहाँ पर देना होगा ऑन ऑल द इलेक्टेड बॉडीज़. ठीक है, वहाँ पे 30% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए. और इसी के रिकमेंडेशन के बाद आप देखेंगे कि नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को अडॉप्ट किया गया था इन 2001. उसी का रिजल्ट था कि 1993 में आप देखेंगे 33% रिजर्वेशन दे दिया गया था इन ऑल दी सीट्स इन दी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर वुमेन. तो देखिए, 1996 अगर हम इस बिल के प्रपोज होने की बात करें तो एक चीज़ समझिए, 1996 थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात कर लेते हैं. 1996 में पहला WRB वुमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1996 और रेफ़र किया गया एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को. लेकिन बिल यहाँ पर लैप्स कर जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा लोकसभा का, और इसकी वजह से आप देखेंगे इसे रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन 98 में से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा. वापस इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, फिर से ये फेल हो जाएगा. सेम गोज़ विद दी 99 बिल को फिर से एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी 13th लोकसभा में, और सब्सिक्वेंटली इसे रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा इन 2003. अगेन 2004 सेम कंडीशन होगी. द यूपीए गवर्नमेंट इंक्लूडेड इन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एंड फाइनली टेबल्ड इट इन द राज्यसभा.
ताकि ये यहाँ पर जो लैप्सिंग का काम चल रहा था बार बार वो नहीं हो पाए। और यहीं पर देखिए कमेटी का नाम याद रखिएगा, विच इज़ दी गीता मुखर्जी कमेटी। गीता मुखर्जी कमेटी ने 1996 में कुछ रिकमेंडेशन दिए थे जिसे इंक्लूड किया गया था इन दी 2004। हालांकि 2008 में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का 108th अमेंडमेंट बिल जो सीक करेगा 1/3 रिजर्वेशन ऑफ ऑल सीट्स ऑफ वेमेन इन लोकसभा एंड दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 33% रिजर्वेशन की यहाँ पर बात की जाएगी। ओके, अब देखिए 2010 में क्या हुआ, इस बिल को वापस से पास किया गया राज्यसभा में, लेकिन फिर से ये लोकसभा में रह गया। सिंस देन द डिमांड फॉर द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडी इज नॉट न्यू, लगातार यहाँ पर चल रहा है। लोकल एक्सटेंशन देखने मिल गया 92, 93 में 72nd, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन देने की बात कर दी गई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तब से आज तक की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि जो रिजर्वेशन है महिलाओं को वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसी डिमांड की गई कि देखिए 33% रिजर्वेशन देना है जिसको अगले आने वाले 15 सालों तक रखा जाएगा और 15 सालों बाद इस पर रिव्यू किया जाएगा। कई बार ऐसा देखने मिलता है राज्यसभा इसे पास कर देती है तो लोकसभा रोक लेती है, लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा रोक देती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली दिस इज द कंडीशन विद दिस बिल। चलिए आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल की। देखिए दुनिया भर में अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भारत में आप देखेंगे तो इंडिया रैंक करता है 144 आउट ऑफ 193 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट। ठीक है, जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप देखेंगे आपके बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया उनसे भी पीछे कहीं पर चला जाता है। तो WRB की इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस वुमेन्स को यहाँ पर देखने मिलती है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं। इसी के साथ आप देखेंगे तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आप जो होगा वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करेगा। आपको याद होगा कि सरोजनी नायडू, बेगम शाहनवाज जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भारत का पार्ट रही हैं जिन्होंने भारत को बड़े बड़े स्तरों पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे ही आप WRB को लाएंगे तो एक सबसे बड़ा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अंदर, जो ग्लोबल जेंडर गैप है उसके अंदर जो इंडिया का रैंक है, आपको अभी जैसे मैंने बताया वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो जैसे ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बढ़ेगा आप देखेंगे उनका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं कि भाई नहीं विमेंस को इसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए। क्यों बोल देते हैं कि देखिए ये कोई होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है किसी कास्ट ग्रुप की तरह, तो जेंडर के बेस्ड पे रिजर्वेशन कास्ट के बेस पे दिया जाता है, ठीक है चल गया, लेकिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कैन नॉट बी मेड फॉर विमेन। विमेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आप बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है, आप उसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे क्योंकि किसी एक का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट अगर आप बात कर रहे हैं, अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को हमें यहाँ पर याद करना ज़रूरी है जिन्होंने विमेंस के अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे संविधान के प्रणेता कहे जाते हैं, जिन्होंने उसका निर्माण किया, वो भी इसकी के पक्ष में थे। सो लेट्स सी कि आगे इसके बारे में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगेन IMD ने प्रेडिक्ट कर दिया है हीट वेव्स को इन दी ईस्टर्न इंडिया इन में। देखिए अभी आपको पता होगा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, लेकिन IMD ने एक आउटलुक यहाँ पर रिलीज़ किया है जिसके हिसाब से बहुत सारे जो पार्ट हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो एक तो यहाँ पर बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी और साथ ही हीट वेव जैसी सिचुएशन हमें देखने मिल सकती है। कहाँ पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और जितना भी गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर।
देखिए हीट वेव्स की बात करें तो ये क्या होती है, ये एक एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर की कंडीशन होती है जो कि यूजुअली हमें मई से जून और कभी कभी जुलाई में दिखाई देती है। एज पर दी आईएमडी या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें तो हीट वेव्स को किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या टेम्परेचर के रेंज के आधार पर मापा जाता है। नंबर जो हीट वेव्स के हैं उनको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, अगर एक अचानक से राइज हो जाता है टेम्परेचर में ड्यू टू इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, वो भी इसका कारण बनता है। चलिए समझ लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से किसी भी वेव को हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए हीट वेव्स को अगर किसी जगह के लिए डिक्लेयर करना है तो मैदानी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो प्लेन एरिया के लिए कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर, और किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के लिए हिली रीजन के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट 30 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे रीच होना चाहिए। अगर नॉर्मल, देखिए आप कैसे डिफाइन करोगे आपकी इस टेम्परेचर को, देखिए अगर किसी भी स्थान का जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, वो 40 डिग्री या इससे कम रहता है, लेकिन अचानक से आप देखोगे सडनली उसमें एक एबनॉर्मली इंक्रीज होके वो 5 to 6 डिग्री इम्प्रूव हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जैसे नॉर्मली किसी भी जगह का एक XYZ स्थान है, मान के चलिए भोपाल है, उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर वो 40 डिग्री है, ठीक है, या इक्वलेंट टू 40 डिग्री है, लेकिन अचानक से ऐसे स्थान पर आप टेम्परेचर देखेंगे तो 45, 46, 47 डिग्री हो जाए, तो इसको ही बोला जाएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे हीट वेव की सिचुएशन बन चुकी है। इसी तरीके से हिली क्षेत्र में अगर जो टेम्परेचर है जो 30 या उसके बराबर है, लेकिन अचानक से अगर आप देखेंगे कि यही जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो जाता है 4 to 5 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसे हीट वेव की कंडीशन ही मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली डिसाइड किया हुआ है, ये सोच रहे हैं कि एक यूनिफाइड एयरपोर्ट बॉडी हमारे पास होनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, देखिए अभी इसको आपको समझने के लिए ये समझना होगा कि प्रेजेंट कंडीशन में कितनी बॉडीज़ एयरपोर्ट पर हमें काम करते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो करंट स्टेटस के हिसाब से सबसे पहले आपको दिख जाएगा BCAS, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो कि रेगुलेशंस को फ्रेम करने का काम करता है। वही इन रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है, विच इज़ दी CISF, और आपको देखने मिल जाएगी एयरपोर्ट ब्यूरो अथॉरिटी। तीसरी आपको देखने मिल जाएगी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये भी एक अलग बॉडी। अब आप BCAS को देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का पार्ट है। अगर आप CISF को देखेंगे तो वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट दिख जाएगा। तो आप देखिए इसी तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक सिंगल सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगी। और इसी में अगर आप CISF को देखेंगे तो ये ही अकेले 66 एयरपोर्ट्स को कवर करती है, वहीं रेस्ट 148 स्टेट पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल। तो आप देखिए एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें मिसिंग होता हुआ नज़र आता है। इसी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसी आपको देखने मिल जाएगी USA में, बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि हम ऐसा ही कुछ लेकर आने वाले हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ था, जैसे ही 9/11 का अटैक हुआ था तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यहाँ पर क्या करा, ओवरसीज़ किया सिक्योरिटी ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एक सिंगल बॉडी अथॉरिटी लेकर आ गए जिसे हम बोल देते हैं TSA। और इसी के साथ आप देखेंगे तो ये जो TSA है, बिल्कुल इसी की तर्ज पे यूनियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया हुआ है कि एक यूनिफाइड सिक्योरिटी फोर्स हर एयरपोर्ट पे होना ज़रूरी है, एक जो कंबाइंडली माइग्रेशन, कस्टम्स, इन सब के बारे में यहाँ पर डिसाइड करेगी। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट को हालांकि ग्रीन फ्लैग भी मिल चुका है, जो हमारी एनुअल डायरेक्टर फॉर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी 20 और 21 के बीच में, वहाँ पर इसको हरी झंडी भी देखने के लिए मिल गई है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा BCAS के बारे में, या फिर इसे ही हम क्या बोल देते हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर इन इंडिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका फंक्शन है
एविएशन सिक्योरिटी के लेकर जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, चाहे आप सिविल फ्लाइट्स की बात कर लें एयरपोर्ट पर, ठीक है, चाहे आप मॉनिटरिंग की बात कर लें, उन सब को डिसाइड करने का काम, उनके मेंटेन करने का काम DCAS का होता है। इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको देखने मिल जाएगा दिल्ली में। इनिशियली इसको DGCA के रूप में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, विच इज़ दी सेल इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन इन 1978 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कई बार कमेटीज़ आपको पता है बहुत डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती हैं। सो 1987 में इसे रीऑर्गेनाइज कर दिया गया और एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के रूप में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में इसे यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसे जो ऑफिसर हैं ऑफ द रैंक ऑफ DGP ऑफ पुलिस, उसको या फिर कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी सिविल एविएशन, वो इसको यहाँ पर चेयर करते हैं या हेड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी व्यक्ति इर्रेस्पेक्टिव कि भाई कि उसका कास्ट क्या था या उसकी कम्युनिटी क्या थी, उसको ध्यान में नहीं रखते हुए अगर कोई भी आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है जहाँ पे हेट स्पीच या ब्लैशमी की बातें की जा रही हैं, तो आप उसकी तत्काल प्रभाव से यहाँ पर उसकी निंदा कीजिए या फिर उसकी आप यहाँ पर कंप्लेंट करिए। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये सारे शब्द क्या हैं, हेट स्पीच क्या होती है, ब्लैशमी हम जिसे बोलते हैं वो क्या होता है। अब देखिए हेट स्पीच क्या है, कोई भी ऐसी स्पीच, कोई भी ऐसा जेस्चर, कोई भी ऐसा कंडक्ट, कोई भी ऐसी राइटिंग या डिस्प्ले जो कि कहीं ना कहीं वायलेंस या ऐसे प्रिजुडाइज एक्शन, एक पूर्वाग्रह से जैसे किया गया हो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, उसको भड़काने के लिए, इस सब को हम हेट स्पीच की कैटेगरी में डालते हैं। इंडिया में देखा जाए अगर क्या रेगुलेशंस हैं या लॉ की बात की जाए तो हेट स्पीच को रेगुलेट किया जाता है बहुत सारे लॉ से, चाहे आप IPC की बात कर लीजिए, इंडियन पीनल कोड की बात कर लीजिए, चाहे आप CRPC की बात कर लीजिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या फिर आप इंडियन इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी एक्ट की बात कर लीजिए। जैसे कुछ एक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज सेक्शन IPC का सेक्शन 153A जो कि डील करता है किसी भी तरीके के एक्शन से जो प्रमोट करते हैं एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, लैंग्वेज एट्सेट्रा। वहीं अगर हम सेक्शन 295A की अगर हम बात करें तो ये डील करता है विद डिलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स जो कि इंटेंडेड हैं टू आउटरीच एनी रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग देयर रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। वही सेक्शन 505 की अगर हम बात करें IPC के तो ये पर्टेन द स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, एक हेटर्ड के लिए अगर कुछ इस तरीके की बातें हैं जिन्हें प्रमोट किया जा रहा है उसको कर्व करने का बात करता है। वहीं अगर हम CRPC की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के अरेस्ट के लिए जिसने इस तरीके के क्राइम किया है, और ये जो क्राइम है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह लिया जाएगा जैसे हेट स्पीच। वहीं IT एक्ट की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर किसी भी तरीके से हेट स्पीच फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हुए इस तरीके का कंटेंट वहाँ डाला गया है जो कि वायलेशंस या लॉ का वायलेशन कर रहा है, तो विद इन 36 आवर्स जैसे ही नोटिस मिलता है कि भाई इस तरीके की कोई एक्टिविटी चल रही है उसको रिमूव करने का काम, उसको हटाने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं। देखिए कई बार बात करती जाती है कि हमें राइट टू स्पीच है और हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट इन दी श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 the court struck down the section 66A of the IT Act which had criminalized online speech, stating that it violated the right of freedom of speech and expression. First thing that you will remember. Second is the Sukumar versus state of Tamil Nadu in 2019. Again the court held that this hate speech on social media platform is not protected by the any right of speech and expression। मतलब आप 19 क्लॉज 1 फंडामेंटल के बारे में आप यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकते। ये एक ऑफेंस है, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करें या फिर आप डायरेक्टली राइटिंग के फॉर्म में करें, स्पीच के फॉर्म में करें, 1-to-1 फॉर्म में करें, इसको हेट स्पीच यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ओके
तो ये था इस पूरे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में बहुत थोड़ी सी बात की गई थी जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। हमने यहाँ पे जितने आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं 153A 153B 295 505 सुओ मोटो कॉग्निजेंस, इन सबको हमने यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहाँ पे बात की जा रही है राजा रवि वर्मा। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा अपने समय के 18th सेंचुरी की हम बात करें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पेंटर है। साथ ही आज के डेट में आपको जो एक मॉडर्न इंडियन गॉड एंड गॉडेस का जो पोर्ट्रे आप देख रहे हैं उनको बनाने का श्रेय, या कभी आपने बोल दिया गणेश जी तो आपको एक इमेज याद आ जाती है जो बहुत फेमस है, या सरस्वती जी जो आपको याद आ जाती है, हाँ येस दिस इज़ द वेरी फेमस इमेज जो हर जगह देखने मिलती है। बस इन्हीं इमेजेस को बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है राजा रवि वर्मा को। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है। 29 अप्रैल इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये एक एरिस्टोक्रेट फैमिली त्रावणकोर केरला में इनका जन्म हुआ था। जब ये 14 वर्ष के थे तो इन्होंने अहिल्याम तिरुनल जो उस समय के रूलर हुआ करते थे त्रावणकोर, उन्होंने इनको पैट्रोनाइज कर लिया और इसी के बाद आप देखेंगे इन्होंने वाटर कलर्स की ट्रेनिंग ली और एक रॉयल पेंटर बन के ये बाहर आ गए। आज की डेट में इनकी 7000 से भी ज़्यादा पेंटिंग अवेलेबल है। मैक्सिमम जो इनकी पेंटिंग है वो आपको हिंदू माइथोलॉजी के फिगर्स में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे इंडियंस एज वेल एज यूरोपियन पोर्ट्रेट्स भी यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। इनकी जो यूजुअल पेंटिंग्स होती थी आप देखेंगे वो ये पोर्ट्रेट मोड में भी करते थे, लैंडस्केप मोड में भी करते थे, और इन्हें उन कुछ इंडियंस में से जाना जाता था जिनको ऑयल पेंटिंग के बारे में जानकारी थी। देखिए इनके जो मैक्सिमम वर्क थे वो आपको देखने मिलेंगे लिथोग्राफिक प्रेस में। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, लिथोग्राफ होता क्या है आखिर। देखिए जब हम लिथोग्राफिक प्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो ये कुछ तरीके की मेथड होती है प्रिंटिंग की जहाँ पे ऑयल और वाटर का यूज़ किया जाता है लेकिन दे डू नॉट मिक्स। इस तरीके की अब जब इन्होंने पेंटिंग्स करना स्टार्ट की थी तो यूजुअली क्या होता था, दीज पेंटिंग्स वर अर्लियर सेंड टू जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया टू बी लिथोग्राफ्ड, क्योंकि उस तरीके की टेक्निक भारत में मौजूद नहीं थी। इसी का रिजल्ट था कि जो राजा रवि वर्मा है इन्होंने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करी थी, घाटकोपर में और बाद में लोनावला में इन 1894। और इसी की वजह से आप देखेंगे ये बहुत सारे जो वर्किंग क्लासेस होती थी और बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, आप कभी सर्च करिएगा राजा रवि वर्मा की पेंटिंग एंड यू विल बी अमेज टू सी कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई है, जिसमें से कुछ बहुत ही फेमस है विच इज़ द दमयंती टॉकिंग टू स्वान, शुकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर एंड शांतनु एंड मत्स्य गंध। इनकी अगर आप पोर्ट्रेट्स देखेंगे तो यू विल बी लाइक कि जस्ट वाओ। अगर इनके हम अवार्ड्स एंड ऑनर की बात करें तो 1904 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था इन्हें कैजरे हिंद गोल्ड मेडल, और 2013 में इन्हें क्रेटर ऑन द प्लैनेट मरकरी, जो एक मरकरी का जो एक हिस्सा है क्रेटर है उसको इनके नाम पर यहाँ पर उसका नाम दिया गया था 2013 में। सो दीज आर हिज अचीवमेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।